नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि बैंकिंग सेक्टर को पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। बैंकिंग सेक्टर कैसे ये बैंक वाले जगह जगह देश देश विदेश पूरे दुनिया भर के हर एरियाओं में अपनी ब्रांचेस खोलकर और काफ़ी अच्छे करोड़ों रुपए बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रुपए बना रहे हैं। हालांकि इन लोगों के पास लोगों के रुपए को जमा करने के सुविधाएं होती हैं। मतलब कि इनकी बिल्डिंग होती हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसेज होते हैं, ब्रांचेस जिसको ये लोग कहते हैं, हिंदी में आप शाखा भी कह सकते हो। तो इन जगहों पे लोग जाते हैं, अपने रुपए को, अपने धन को, अपनी करेंसी को, डॉलर को या जो भी उस देश की उस एरिया की करेंसी है उसको वहाँ जमा किया जाता है। और लोगों द्वारा फिर उसको कुछ समय बाद जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो लोगों द्वारा लिया जाता है। इस तरीके का सिनेरियो करेंसी को लेकर या फिर मनी को लेकर बैंकों के अंदर होता है ये बिजनेस। हालांकि ये बैंक नहीं, अब ये बिजनेस की तरफ बदल चुका है। हालांकि ये चीज़ शुरू तो हुई थी एक सुविधा देने के लिए बैंकिंग के नाम से दुनिया भर के अलग अलग एरियाओं में अलग अलग लोगों द्वारा, लेकिन अब ये बिजनेस की तरफ बढ़ चुका है। मतलब कि टोटली अब ये जो आपका बैंकिंग सेक्टर था वो टोटली बिजनेस की तरफ टिल्ट हो चुका है। टोटली इसको बिजनेस बना दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इतना ही समझते हैं कि हमें अगर किसी भी बैंक के अंदर कोई भी अपना रुपया या कोई भी डॉलर या कोई भी धन अगर उधर जमा करना होता है तो हम उसको जमा करते हैं, और जब हमें चाहिए होता है तो हम उस बैंक में जाकर उस बैंक में से उतने रुपए को ले लेते हैं जितने हमें अपने अकाउंट में से चाहिए होते हैं। तो इस तरीके की बैंकिंग सुविधा को लोग जानते हैं। मतलब लोग इतना नहीं जानते, लोग यही जानते हैं बैंकिंग के बारे में कि वहाँ रुपया जमा होता है, वहाँ करेंसी जमा होती है, और दी जब समय पर ज़रूरत है आपको पड़ी तो आपने वहाँ से ले लिया। बस इतना ही समझते हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा उनको इतना पता है कि इसके ऊपर अगर किसी बैंक में है वो रुपया या वो मनी तो उस पर इंटरेस्ट रहता है। यानी कि अगर आप किसी भी बैंक की तरफ पर रखवाएंगे अपने रुपए को, बैंकों में अगर उसको जमा कराएंगे तो उस पे आप लोगों को हर महीने या हर समय एक उसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब कि कुछ अलग से चार्ज अलग से, मतलब बैंक की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। कि इसलिए क्योंकि आपने उनके बैंक में अपने रुपए को सुरक्षित रखवाया है। समझ रहे हैं, आप उनकी सर्विस ले रहे हैं इस वजह से। तो इस तरीके का सीन है। लेकिन इतना ही नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में कई तरीके के बैंक होते हैं, बैंकों के भी कई प्रकार होते हैं, और वो अपने प्रकार के हिसाब से अलग अलग चीज़ों पर वो बैंकिंग सेक्टर काम करता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाई बैंकिंग है क्या, बैंकिंग कैसे काम करता है, कितने तरीके के बैंक दुनिया भर में होते हैं, और कैसे आप एक अच्छा बैंक चुन सकते हैं अपने लिए। ठीक है जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कभी भी ये मत सोचना कि बैंक सारे एक जैसे होते हैं। नहीं, बैंक अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई बैंक किसी सर्विस का होता है, कोई बैंक किसी सर्विस का होता है। मतलब कहने का यही है कि बैंकों द्वारा दिए जा रहे सर्विस अलग अलग तरीके के होते हैं, और बैंकों की भी अलग अलग जो है उसके अंदर टाइप्स होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ बैंक इंडस्ट्री, आप ये समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर का सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वर्ल्ड वर्ल्ड में ऐसा कोई ऐसी ऐसी बात नहीं बचेगी दुनिया भर की जो बैंक के लेकर इस वीडियो में रह जाए, सारी कवर कर दी जाएगी। जिससे कि कभी भी आपने अगर ये सोचा कि आपको कभी किसी बैंक को यूज़ करना है सर्विस के लिए तो आप कैसे चूज़ करेंगे। दूसरा, अगर आपको खुद का कोई बैंक शुरू करना होगा, खुद के अगर बैंक बिजनेस शुरू करना होगा, बैंकिंग इंडस्ट्री को शुरू करना होगा, तो वो शुरू कैसे करोगे तो उसके लिए भी मैं कुछ बातें बताऊंगा, तो उसको भी ध्यान से सुनना। तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा इस वीडियो में। खासकर अगर आप दुनिया में किसी भी एरिया से हो, पूरे विश्व भर में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, यानी कि बिल्कुल 0 से 100 तक की डिटेल बैंकिंग सेक्टर की बता रहा हूँ इस वीडियो में। 3-4 आर्टिकल से बताऊँगा और कुछ गूगल्स की डिटेल्स भी यहाँ पर शेयर करूँगा। अगर समझ आ जाए बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी अच्छे से तो डेफिनेटली उसके बाद लोगों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपने नए टॉपिक बताना जो भी आपको चाहिए। ठीक है।
तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो investopedia.com वेबसाइट है, इसके द्वारा ये पूरा आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये वाला पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा। भाई बैंक क्या है, बैंक को समझो, उसके बाद कैसे बैंक रेगुलेट करता है, कितने तरीके का होता है, बैंक और क्रेडिट यूनियन क्या होते हैं। बैंक को लेकर कुछ मन में सवाल उठे कि भाई बैंक से जुड़े कुछ सवाल आपके मन में आते हैं तो वो भी बताऊँगा। कुछ बॉटम लाइन के अंदर भी नीचे में कुछ लाइन लिखी हुई है, ये लाइनें भी आपको मैं यहाँ से बताऊँगा, ये सारी ठीक है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में जो भी आपका लिखा हुआ है इन्वेस्टोपीडिया द्वारा। इसके अलावा विकिपीडिया नाम के वेबसाइट में भी आप देख सकते हो बैंक बेसिकली शुरू कौन से साल से हुआ, किस जगह से शुरू हुआ है। बेसिकली दुनिया में कोई ना कोई चीज़ शुरू होती है तो कहीं ना कहीं से शुरू होती है, तो कोई ना कोई एरिया से शुरू होती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। एटीमोलॉजी देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन समझ सकते हो, कैपिटल और रिस्क के बारे में समझ सकते हो। बैंक की इकोनॉमी में आपको बताऊंगा, बैंक क्राइसिस, रेगुलेशन और कितने तरीके के बैंक है, चैलेंजेस क्या होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। देखिए नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत रुपए बनाती है, बहुत अच्छे खासे रेवेन्यू बनाती है, क्योंकि क्योंकि देखिए जहाँ पर आप ज़्यादातर अपने किसी भी अपने रुपए को या कैपिटल को या जो भी आपके पास धन वगैरह होगा या जो भी आपने इकट्ठा करके रखा होगा, सपोज गोल्ड है या फिर जो भी आपका है प्लेटिनम गोल्ड या जो भी आपके पास एक एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, उसको आप ज़्यादातर बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं, भले ही वो कैश में हो या फिर वो कोई सामान हो। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसीलिए उनको जो लोग इसको संभाल के रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी उसकी रखना, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना, अपने ब्रांचेस ऑफिस में सीसीटीवीज को रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कितने तरीके के अकाउंट होते हैं बैंकों के अंदर। कभी भी आप ये मत मानना कि बैंकों के अंदर सिर्फ सेविंग अकाउंट्स होते हैं, नहीं। बैंकों में ज़्यादातर जो खाते लोगों द्वारा खुल रखे होते हैं, मतलब ज़्यादातर बैंकों के अंदर जो अकाउंट्स चल रहे होते हैं वो सेविंग्स के चलते हैं। सेविंग्स मतलब होता है लोगों ने जो भी अपने पास धन जमा किया है, अपनी मेहनत से अर्जित करी गई रुपया या जो भी उनका मनी है, जो भी डॉलर दिनार जो भी उनका करेंसी है उनकी मेहनत द्वारा, वो अगर उसको किसी अकाउंट में जमा कराने जाएंगे बैंक में, तो वहाँ पर बैंक वाला कहेगा कि एक सेविंग अकाउंट बनता है यहाँ पर, आप उसको बनवाइए। समझ रहे हैं, तो बैंकों के अंदर सेविंग अकाउंट रखा गया है, लेकिन सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा लोग बनवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं, ठीक है। बिजनेस अकाउंट अलग बनते हैं, कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि बिजनेस अकाउंट भी बैंकों में बनता है। मतलब कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका अकाउंट अलग बनवा सकते हैं बैंक के अंदर, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ आप अपने इस अकाउंट से करें तो ऐसा बनवा सकते हैं। तो वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन, हम जानेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या है, और कुछ रेफरेंसेस जहाँ से पूरा आर्टिकल रेडी हुआ है विकीपीडिया वेबसाइट से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो इसी वेबसाइट के साथ दिए गए हैं, वो भी आप वहाँ से चेक कर लेना तो आपके काम आएंगे। ये सारी बैंक को लेकर बातें, क्योंकि देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि भाई रशिया में भी बैंक है, ठीक है जी। आप ये भी जानते हैं, आप जानते हैं यूक्रेन में भी बैंक है, चाइना में और चड में, कनाडा में, और जो भी ब्रिटेन है, ब्राज़ील है, और आपका ये केन्या, युगांडा, बर्मा, और बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, या फिर अफ्रीका के जितने भी देश आते हैं उसके अंदर वो, और एशिया, और ये सब मतलब दुनिया के हर एरिया में आपको बैंक दिख जाएंगे ना, चाहे वो किसी भी फील्ड के बैंक हो सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है बैंकिंग की। बैंकिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड 1 ट्रिलियन में पहुँच चुकी है, उसकी इकोनॉमी। ट्रिलियन मतलब हो जाता है 1 लाख करोड़ की जब बात होती है, जब मतलब मान के चलिए किसी ने बोला 1 लाख करोड़, तो उसको आप 1 ट्रिलियन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ रुपीज़ या 1 लाख करोड़ आप डॉलर कहिए तो उसको आप कहेंगे 1 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप 1 ट्रिलियन ऐसे आप कह रहे हैं, डॉलर कह रहे हैं, और वो भी आप कह रहे हैं 1 ट्रिलियन, ठीक है जी। आपने कह दिया 1 ट्रिलियन कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख करोड़ डॉलर की बात हो रही है। तो ये जो है 8 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बन चुका है अभी तक बैंकिंग सेक्टर, सारे तरीके के बैंक मिलाकर, ठीक है जी। यानी कि आप समझिए तो टोटल इसको कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8 लाख
करोड़ डॉलर तक की इकोनॉमी है। मेरे को लगता है ये कम इकोनॉमी बताई गई है, क्योंकि एक एक बैंक के अकेले के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति होती है। तो आप इतने दुनिया भर के सारे बैंक कंबाइंड करके बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ झोल कर रहे हो, इंटरनेट पे गलत जानकारी बता रहे हो लोगों को कि टोटल इकोनॉमी बैंक की इतनी कम बता रहे हो। हालांकि इतनी कम मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि एक एक बैंक की खुद की जो टोटल एसेट होती है वही इतनी मैंने बिलियन में देखी है। तो मैं इसको नहीं समझता कि आपने जो यहाँ पर दिया गया डिटेल है इंटरनेट पर टोटल इकोनॉमी को लेके बैंक की 8 ट्रिलियन जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत बताई गई है। कुछ और ही नंबर है इसका। हो सकता है ये लोग छुपा रहे हों लोगों से, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर सही नंबर नहीं दिया है। ये आर्टिकल्स में जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली है उन्होंने नेट पर डाली है। ये 8 ट्रिलियन कम है मेरे हिसाब से, इतनी कम हो ही नहीं सकती बैंकिंग इंडस्ट्री की टोटल जो है इंडस्ट्री, इकोनॉमी जिसको आप कहते हो। अब देखिए जो बैंकिंग के ऊपर ये पूरा इन्होंने आर्टिकल तैयार किया विकीपीडिया ने, इसको इन्होंने 130 लैंग्वेज इसमें दे रखा है यही सारी बातों को। तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेना ऐसे लैंग्वेज चेंज करके, और नेपाली में इन्होंने दिया है, मैथिली में दिया है, और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो फ्रेंचेस में दिया है। ये सारी लैंग्वेज वो हैं जो दूसरे देशों में लोग बोलते हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। नीदरलैंड्स की वहाँ अलग लैंग्वेज चल रही है, यूरोप में इतनी सारी लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं। आप देख लो जिसको मान लीजिए यहाँ पर डंस्क ये एक लैंग्वेज है, गैलेगो, और ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं मग्यार, और जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं इनमें से आप जिस भी लैंग्वेज, जैसे मिडल ईस्ट की बात करूँ तो मिडल ईस्ट में ये सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। मिडल ईस्ट में लोग मराठी तक भी बोलते हैं। तो आप इनमें से उन लैंग्वेजेस को टिक करके ये सारी बातें उस लैंग्वेजेस में देख सकते हो। ऐड भी कर सकते हो कोई नई लैंग्वेज, कोई नई भाषा जो आपको आती हो, ऐड लैंग्वेज पर टिक करके उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैंग्वेज ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे से और भाषाओं में समझ सकते हैं। चलिए ये तो ये बात रही कि आप इस वाले आर्टिकल को यहाँ पे इन लैंग्वेजेस में समझ लेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कुछ लैंग्वेजेस आप जैसे देखते हो, बाकी और आर्टिकल जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला आर्टिकल और ये कुछ और 3-4 आर्टिकल, तो इनको आप कैसे समझेंगे। मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो वाली जो वॉइस है मेरी वो हिंदी में बताई जा रही है, और आपको ये सब अपनी लैंग्वेजेस में समझना है। तो राइट साइड में डबल सी का ऑप्शन होगा यूट्यूब के इसी वीडियो में, यहाँ पर एक डबल सी नाम से ऑप्शन होता है। हाँ, तो इस पे आप टिक करना, इस पे आप जैसे ही टिक करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज चेंज करने का। तो लैंग्वेज बदल कर मेरी कही गई बातों को अपनी भाषाओं में समझ सकते हो, जो कि रिटर्न में लिखी आएंगी। इसको कैप्शन बोलते हैं, ये यूट्यूब पर फीचर होता है। किसी के पास अगर मान के चलो किसी को ये कैप्शन ऑन होके नहीं मिल रहा है, उसके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा है कैप्शन वाला, या ऑन नहीं हो रहा है, तो बता देना, फिर मैं उसकी कैप्शन की सेटिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है, आप वर्ल्ड में कहीं से भी हो सभी को जानना जरूरी है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे ऑपरेट कर रहा है, बैंक कितने तरीके के होते हैं, कैसे बैंक का अकाउंट बन सकता है, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर, कैसे एक बैंक रेवेन्यू बना सकता है, क्योंकि बैंक के पास तो हमारा ही पैसा होता है। तो बैंक तो हमारा पैसा, हमारे को जितना हम उसे देंगे उतना तो वो हमें वापस देगा ही, साथ साथ वो हमें कुछ अगर उसके पास रखा रहेगा हमारा पैसा, तो वो पर ईयर या पर टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ उसके ऊपर चार्ज भी एक्स्ट्रा हमें देगा। मतलब वो उसके सर्विस लेने के फ़ायदे की वजह से हमें बैंक अपने पैसों में और रुपए भी ऐड करके देता है, ये भी हमने सुना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बैंक हमारे पैसे भी रखता है अपने पास और अपनी तरफ से भी उसमें और ऐड अप करके मनी वापस देता है, जब हम उससे 4-5 साल बाद या एक अच्छे खासे समय बाद उससे अपनी मनी को वापस लेते हैं। तो अकेला तो फिर वो बैंक कैसे अच्छे खासे रेवेन्यू बना लेता है, वो बैंक कैसे रुपए बना पा रहा है, वो भी हम समझेंगे। दूसरा हम ये भी आपको बताएंगे कि कितने तरीके के बैंक हैं, अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। दूसरा इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि मान के चलो आपको ये सब समझने के बाद लगता है कि भाई हमें समझ आ गया बैंकिंग इंडस्ट्री, अब हम शुरू करेंगे अलग अलग एरियाओं में अपने बैंक खोलेंगे। क्योंकि ये बैंक जो होते हैं ना, मेनली इन बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए या फिर अच्छा रेवेन्यू मेन इसमें यही होता है कि ये लोग वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होते हैं। मतलब ये दुनिया के हर एरिया में अपने आप को अपने ब्रांचेस खोल के ऑपरेट कर देते हैं। इसी कारण से इनको इनको इनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता है। हालांकि कोई भी नया प्लेयर होगा तो उसको समय लग जाएगा। मतलब आप आगे अभी आप इस सब को देखने के बाद आप एक नए प्लेयर हो और आप मान के चलिए इसको शुरू करोगे, तो आप डेफिनेटली शुरू तो कर लोगे, लेकिन आप ये चीज़ देखोगे ज़रूर कि आपको शुरुआत में बहुत सारे कॉम्पिटिशन आएंगे, बहुत बैरियर्स आएंगे आपके बीच में। खुद बैंकों के द्वारा ही दूसरे बैंक आपके बीच में बैरियर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ
कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है एक अच्छी रेवेन्यू जनरेटेड है। बैंक वाले ऐसे ही नहीं बहुत रुपए बना रहे, बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और उनके और नंबर ऑफ ब्रांचेस आप देखोगे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी होती हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक बैंक वाला अकेला इतनी सारी ब्रांचेस होल्ड करता है, और उसको इतनी सारे ब्रांच खोलने के रुपए बने कहाँ से, जबकि वो तो हमारे ही पैसों को अपने पास सेफ रखता है, और बाद में हमें मांगने पर, हमें जब ज़रूरत होती है तो हमारे रुपयों को वापस दे देता है। तो बैंक तो इतना ही करता है। ठीक है, लोगों के दिमाग में इस बात का है कि यार हमारे को ये समझना है कि बैंक आखिरकार कैसे इतनी ब्रांचेस खोल लेता है, इतने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देता है, और अच्छे खासे तरीके से ऑपरेट कर लेता है पूरे वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड स्तर पर कैसे ऑपरेट करता है, जबकि उसके पास खुद का कुछ नहीं होता, हमारे ही द्वारा वहाँ पर सेविंग्स होती है, और हम उसको भी हम वापस ले सकते हैं, उसमें से कुछ भी बैंक नहीं काटता। बस हो सकता है कभी कभार सर्विस चार्ज वगैरह ले ले, और उसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो फिर भी इतना कैसे अमाउंट बैंकिंग सेक्टर जनरेट करता है, ये एक कॉमन सा पॉइंट हर किसी के माइंड में उठ सकता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे आर्टिकल आपके साथ डिस्कस होंगे इसके ऊपर, ये सारे आर्टिकल्स टाइप्स ऑफ बैंक बताए जाएंगे, और उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा टोटल इकोनॉमी कितनी बन चुकी है बैंक की, और बाकी सब कुछ बताऊंगा। हो सकता है आपको फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हो जो ऐसे रह जाए, जो नहीं समझ आए हो बैंकिंग सेक्टर को से जुड़े हुए। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आप कमेंट में अपनी बातों को छोड़ देना कि हमारे को अभी भी बैंकिंग सेक्टर के कुछ पॉइंट या कुछ चीज़ें जाननी है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो दे के समझा दूंगा। तो अभी आप इतना समझिए जो यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सारा आर्टिकल जितने भी हैं ये सब मैंने वीडियो के नीचे दिए हैं, जिससे कि आप सब पढ़ो, समझो और समझ आए, तो इसको आगे लोगों तक भी पहुंचाओ। सब्सक्राइब वगैरह और लाइक जैसी चीज़ें तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इधर यही है कि हाउ बैंकिंग्स वर्क, मतलब भाई बैंक वाले वर्क कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक, और ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये आर्टिकल इन्वेस्टोपीडिया नाम की वेबसाइट है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ रिव्यूज़ वगैरह बताती है, बैंकिंग से जुड़े भी बताती है। इन्वेस्टमेंट, अगर मान के चलो कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो स्टॉक में करनी है, क्रिप्टो करेंसी में, बॉन्ड्स में, या किस में करनी है, कॉमोडिटीज़ ट्रेडिंग। मेरे को पता है काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वीडियो में जिनको इन सब के डिफरेंस नहीं पता, इनमें से कुछ के डिफरेंस तो मुझे भी नहीं पता है। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे इन्वेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमें एक ऐसी जगह अपने रुपये को इन्वेस्ट करना है जहाँ से हम एक अच्छा रेवेन्यू, मतलब अच्छी खासी, मतलब हम उसमें जो है फ़ायदे वाला जो है आपका सौदा या फ़ायदे वाला डील कर सके। तो इन्वेस्टिंग कई तरीके से होती है, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग, और क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, नाम सुना हो तो अच्छा है। ये वो चीज़ है, जैसे बिटकॉइन की बात कर लूँ, बिटकॉइन जो है ना आपका, बिटकॉइन, देखिए भाई बिटकॉइन, तो बिटकॉइन जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है। बिटकॉइन से, बिटकॉइन का रेट ऑल दो बढ़ता ही रहता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हाँ, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बताया जाता है, उसको भी कभी उसके बारे में हम अलग से बताएंगे आपको। तो बिटकॉइन सिमुलेटर, और बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ रिव्यूज़, कितनी सारी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पर ये वेबसाइट बताती है इन्वेस्टोपीडिया। आप इससे कई तरीके के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, बहुत काम की होंगी। जो भी वेबसाइट से आपको जानकारी बताई जाती है, ये वर्ल्ड की ऐसी वेबसाइट्स हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर्स आप देख लो, या कोई भी लोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको, तो सबसे पहले वो लोग यहाँ से देख कर गए होंगे तभी बता रहे हैं। एक यहाँ पर एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक नाम का .com, ये इंडिया बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है testbook.com, और इनके द्वारा भी इसी के ऊपर टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर पूरी डिटेल्स रेडी करी है। इनके हिसाब से देखो, क्योंकि ये यूपीएससी में आता है, इस ये वाला इंडिया देश का एक एग्ज़ाम है यूपीएससी, जिसके अंदर सीएससी यानी कि सिविल सर्विस वाले एग्ज़ाम में ये आपसे पूछते हैं तरह तरह के बैंक और ये सारा कुछ। तो इसलिए इन्होंने भी इस तरीके इसके ऊपर आर्टिकल रेडी किया है, तो मैं आपके सामने ये भी डेफिनेटली इधर प्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट आप देखोगे 8 तरीके के कॉमन टाइप्स ऑफ बैंक। देखिए आप बैंक जनरली जानोगे, तो आप अगर डिटेल्ड में जाओगे तो बैंकों की तरीके, मतलब कितने तरीके के बैंक्स हैं, टाइप्स ऑफ बैंक आप देखने जाते हो तो काफ़ी तरीके के हैं। लेकिन अगर आप जनरली पूछो तो 8 तरीके के कुछ कॉमन बैंक्स हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स होते हैं, रिटेल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, शैडो बैंक्स, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम समझ लेंगे यहाँ पे, और इस पूरे को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस पूरे टॉपिक की तरफ शुरू करने के लिए।
देखिए ये वाला आर्टिकल, ये व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा है आदम आदम बरोने। ये एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं एंड द प्रॉपर्टियर प्रॉपर्टियर ऑफ कंटेंट ओवन डॉट कॉम। और ही हैज़, इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट और एडिटर है ये। और जिस व्यक्ति द्वारा ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कर रहा जिसके द्वारा लिखा गया है, मैं साफ बता रहा हूँ यहाँ पे। और फैक्ट चेक करके बिल्कुल बताया गया है सारा कुछ। ये वीडियो को आप चाहें तो इन्वेस्टोपीडिया का ये वीडियो आप एक बार देख लें, ये वाला वीडियो। पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, समझ आ जाए तो ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो था आप लोगों का, ये बैंक के ऊपर ही था, कि बैंक के बारे में थोड़ा इन्होंने बाहर से बताया, और इन्होंने इसमें कुछ भी वॉइस नहीं था, सिर्फ बाहर बाहर से इमेजेस के साथ बताई गई चीज़ें थी। अब लेकिन अब आपको बता देता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ अ बैंक। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो फाइनेंस के लिए होते हैं, दैट इज़ लाइसेंस्ड, उनके पास लाइसेंस होता है। मतलब अगर आपने कभी कहीं बैंक खोल लिया और आप बैंक के सर्विस देना शुरू कर दोगे, और बिना किसी गवर्नमेंट को बताए या बिना किसी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को बताए, स्पेशली गवर्नमेंट को बताए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने खोल लिया मान लो, और ये चीज़ गवर्नमेंट को नहीं पता है, मान के चलो आपने गवर्नमेंट को नहीं बताया और आपने बैंक खोला हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में रिस्क हो जाएगा। रिस्क ये हो जाएगा कि आपके पास लाइसेंस है नहीं और आपने उसको बिना बताए, बिना लाइसेंस के ये चीज़ नहीं होती है टू एक्सेप्ट चेकिंग एंड सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। और देखिए जैसे आप किसी को लोन इशू कर रहे हैं, मतलब आपके पास रुपए हैं, आपके पास अच्छी खासी करेंसी है, आप किसी को लोन इशू कर रहे हो, ठीक है, और आप लोन इशू कर रहे हो लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है बैंकिंग सेक्टर का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ फिक्स्ड होती है, ये इसके लाइसेंस होते हैं, बैंक वालों के पास लाइसेंस होते हैं, और उसी की मदद से वो ऑपरेट करते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, दैट इज़ लाइसेंस टू एक्सेप्ट चेकिंग एंड सेविंग डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड सर्विसेज सच एज, उससे जुड़े हुए सर्विस, जैसे कि उनको इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स, IRAs, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स यानी कि CDs, उसके अलावा करेंसी एक्सचेंज, मतलब कि बैंकों में ही जाके आप करेंसी बदल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आपके पास अभी है डॉलर, ठीक है जी, और आप आ गए हो इंडिया में, तो इंडिया में आ गए और आपके पास है डॉलर, तो आपको करना होगा उसको रुपए में। सबसे पहले उसको रुपीज़ में करना होगा, क्योंकि आप इंडिया में कहीं भी कुछ भी खरीदोगे तो कोई भी आपसे डॉलर नहीं लेगा, वो कहेगा रुपीज़ दो, तो रुपीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी बैंक में जाकर ही उस करेंसी को बदलवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको अब पता लग रहा होगा, काफ़ी मैंने जैसा बताया भी कि लोग इतना ही समझ रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है, बेसिकली जो बैंक है वो इसके लिए है कि भाई रुपए जमा करो, और जब उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, और जब उसको वापस लेना हो पूरे अमाउंट को ले लो, और इस तरीके से आपकी सिक्योर चीज़ वहाँ पे रखी रहेगी, या तो बैंक या कोई भी सामान जो कि कीमती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बैंकिंग करेंसी एक्सचेंज का भी फैसिलिटी होता है वहाँ पे, मतलब आप कोई भी कंट्री का करेंसी वहाँ से बदल सकते हो। हर बैंक के पास करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, वो करेंसी एक्सचेंज करके आपको दे सकता है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स, ठीक है जी, सेफ डिपॉजिट आप कर सकते हो वहाँ पर। और इसके अलावा वहाँ पे आपके डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट होता है, आप जब डिपॉजिट करते हो अमाउंट को, इंडिविजुअल की किसी की रिटायरमेंट अकाउंट बनता है, मतलब कि कोई व्यक्ति का भी रिटायर होगा तो उसका अकाउंट अलग बनता है बैंकों में, और भी बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब ये
कस्टमर के लिए होती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग रिटेल बैंक्स होते हैं कुछ, मतलब कुछ रिटेल बेस्ड पर होते हैं बैंक, मतलब कि ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं होते। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, मतलब कि जो बिजनेस से जुड़े हुए बैंक रहेंगे। कॉरपोरेट्स बैंक्स होते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब कि उस बैंक में आप इन्वेस्ट करोगे तरह तरह की स्कीम्स पर, तो वो फिर उसके ऊपर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब ये होगा कि ऐसे बैंक खुले हुए हैं जो कि अपने बैंक द्वारा इन्वेस्ट वो निकालते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम, की तरह तरह की स्कीम निकाली बैंक ने, और आपने उधर इन्वेस्ट किया तो फिर उसको रिटर्न में आपको ज़रूर बेनिफिट ही मिलेगा अगर वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। जैसे कि यूएस बैंक की बात कर दूं मैं, आर रेगुलेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड बाय द इंडिविजुअल स्टेट्स। तो जैसे आप देखते हो अमेरिका कंट्री में क्या है, अमेरिका में ऐसा है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा, और उसके जो राज्य हैं यानी जो उसके वहाँ पर राज्य हैं उनके द्वारा ही वहाँ पर जो बैंक है वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, रेगुलेट होते हैं इनके द्वारा। की टेक अवेज आप देख सकते हो, एक बैंक जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मैंने आपको बता दिया, ये तीनों पॉइंट बता दिए। अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझना चाहो बैंक को तो मैं आपको बता दूं, हैव एग्जिस्टिंग सिंस एटलीस्ट 14th सेंचुरी। जैसे कि जब 14वीं सेंचुरी चल रही थी तभी से ये बैंकिंग सेक्टर शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि ये प्रोवाइड करता है एक सेफ प्लेस, एक ऐसे सुरक्षित जगह जहाँ पर कंज्यूमर्स जाए, या फिर कंज्यूमर्स मतलब जो सुविधा लेगा वो, या बिजनेस करने वाला कोई व्यक्ति हो उसका मालिक जो हो वो वहाँ जाए टू स्टोर देयर कैश, मतलब कि अपने कैश को स्टोर करने के लिए। एंड आ सोर्स ऑफ लोन, अगर उसको लोन चाहिए उसके पर्सनल उसकी खुद की कोई खरीदारी करनी है पर्सनल परचेजेस के लिए, या बिजनेस के वेंचर करने के लिए उसको अगर लोन चाहिए तो वो ले सकता है इन टर्न। इसके अलावा बैंक यूज़ करते हैं द कैश दैट इज़ डिपॉजिटेड, बैंक यूज़ करा जाता है कैश को जमा करने के लिए, टू मेक लोन, जिससे कि आप बाद में कभी लोन लेना हो या इंटरेस्ट कलेक्ट करना हो उसके ऊपर, उस अमाउंट पर, तो मिलेगा। ठीक है। द बेसिक बिजनेस प्लान हैज़ नॉट चेंज्ड much since the Medici family started dabbling in banking during the Renaissance, but the range of products that banks offer has grown। देखिए बेसिक बैंक सर्विसेज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो बैंक का बेसिकली काम ये है कि वो आपके कैश को या आपके महंगे सामानों को, कीमती सामानों को अपने पास रखेगा, अपने बिल्डिंग्स में रखेगा, अपने ऑफिसेज या अपने ब्रांच जो भी उसके दुनिया भर के कहीं पर भी खोले हुए हैं वहाँ वो अंदर रखेगा, सिक्योरली रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाएगा, सीसीटीवीज लगाएगा, 4-5 एम्प्लॉयज़ अच्छे से रखेगा, और उसके अलावा वो आपके कैश को डिपॉजिट वहाँ रखेगा, और आपको जब भी वापस चाहिए होगा तो वो आपको ना कि सिर्फ आपका दिया गया कैश देगा बल्कि उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी आपको देता है। इसमें एक चीज़ ये भी लिखा है, बैंक यूज़ करे जाते हैं द कैश दैट इज़ डिपॉजिटेड, जिससे कि जो बैंक के पास कैश जमा होता है उसी में से वो दूसरे लोगों को लोन वगैरह देने में उसी कैश को यूज़ करता है। कलेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देम, उस पर जो है फिर जब भी बैंक से मान के चलिए आपने बैंक को यूज़ करा, बैंक से पैसे लेने के लिए कभी आपने मदद ली जैसे कि लोन जिसको आप कहेंगे, तो फिर वो आपसे उस पर इंटरेस्ट भी लेता है। मतलब कि अगर आपकी ज़रूरत के समय पे वो आपको अमाउंट देगा तो वो आपसे उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है। अब जनरली ये बैंक की जो फील्ड है वो हर कोई खोल सकता है, लेकिन उस पर एक गवर्नमेंट ने एक अमाउंट डिसाइड करी हुई है। वो अमाउंट डिसाइड इसीलिए करी गवर्नमेंट ने जिससे कि हर कोई व्यक्ति बैंक ना खोल ले। साधारण व्यक्ति भी अगर चाहे कि उसको बैंक खोलना है क्योंकि उसको दिख रहा है कि बैंकिंग वाले कितनी आसानी से एक बिल्डिंग सा एक ऑफिस सा खोल के तरह तरह के सर्विसेज स्कीम वगैरह बनाकर अपने बैंक खोल लेते हैं, और सरकार से लाइसेंस बनवा के ऑपरेट करने लग जाते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट बनाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी जगहों पे अलग अलग रूल रखे हुए हैं कि भाई इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए तभी आप खोलोगे। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने फिक्स करी हुई है जिससे कि जो छोटे प्लेयर होंगे वो पहले ही खोलने से पहले ही रुक जाएं कि उनको बैंक नहीं खोलने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बैंक खोला तो खोलने के लिए जो एक एक्चुअल अमाउंट मांगी जा रही है उतना अमाउंट उनके पास होना चाहिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग रूल रखे हैं कि आपके पास अगर टोटल पेड कैपिटल्स इतने हैं तो ही वो आपको खोलने देते हैं। समझ रहे हैं, ये उन्होंने सीन रखा हुआ है। द बेसिक बिजनेस, जो भी गवर्नमेंट के अंदर लोग होते हैं वो इस चीज़ को चेंज करते रहते हैं। द बेसिक बिजनेस प्लान हैज़ नॉट चेंज मच सिंस द, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो बेसिक बैंक सर्विसेज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर बेसिकली ये होता है, आप कैश जमा करते हो, बहुत सारी ऐसे रास्ते होते हैं जिससे आप बोरो कर सकते हो अपने मनी को। चेकिंग अकाउंट्स आर डिपॉजिट्स यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस टू पे देयर bills and make cash withdrawals. They pay little or no interest, typically come with monies, monthly fees, uses fees or both. टुडेज जो आज के समय पे कंज्यूमर्स हैं जनरली हैव देयर पे चेक्स एंड एनी अदर रेगुलर पेमेंट्स ऑटोमेटिकली डिपॉजिटेड इन वन ऑफ दीज अकाउंट। देखिए जनरली आप देखोगे बैंक के अंदर आप लोगों ने जो पैसे अपने जमा करे हुए हैं वो अमाउंट जो आप लोगों की है वो रेगुलर बेस में जो आप पेमेंट ऑटोमेटिकली डिपॉजिट कर रहे हो अपने अकाउंट में, रेगुलर बेस में या मंथली बेस में, जैसे भी आप अपने बैंक के अकाउंट में जो अपनी मनी को डिपॉजिट कर रहे हो वो इन तरीकों के बैंक अकाउंट में होते हैं जनरली। सेविंग अकाउंट्स आपने सुना होगा, ठीक है। लोन सर्विसेज आप देखते होंगे। सेविंग अकाउंट्स वो होते हैं जहाँ पर जनरली पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर मतलब जो रुपए जमा करेगा उस बैंक में, अगर सेविंग अकाउंट्स का उसका अकाउंट बैंक होगा तो उसको बैंक डेफिनेटली उसके दिए गए मनी के ऊपर उसको अलग से इंटरेस्ट देगा, क्योंकि उसका अकाउंट सेविंग में आ रहा है, मतलब वो सेव करना चाह रहा है इस अमाउंट को, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इसके बारे में आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ लोन सर्विसेज। बैंक इसके अलावा लोन सर्विस भी देता है। अब बात आती है कि बैंक के पास लोन देने के लिए, सर्विस देने के लिए, लोन के सर्विस देने के लिए, लोन देने के लिए पैसे आए कहाँ से, इतना अमाउंट आया कहाँ से, जो वो लोग आसानी से जितने मर्जी लोगों को कह रहा है कि लोन आप ले सकते हो। सिंपल सी बात है, उसकी बैंक की बिल्डिंग में आप बाकी कस्टमरों के बहुत सारे रुपए रखे हुए हैं, अकाउंट अकाउंट ऐसे बना रखा है कि सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, तरह तरह के नाम के अकाउंट बना के अपने एक बिल्डिंग में सबके रुपए रखे हुए हैं। हर तरीके, हर एरिया में अलग अलग ब्रांचेस खोल के इस तरीके से लोगों के रुपए रखे हुए हैं, करेंसी रखी हुई है। और उसी बैंक में अगर कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए जिसको ज़रूरत है उस रुपए की, तो फिर वो उसको वही अमाउंट, उसी अमाउंट में से लोगों को दे देगा, ये कह के कि ठीक है इतने का लोन चाहिए ले लो। उसके लेकिन वो जिसको लोन देगा उससे वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है जी, मतलब उससे कुछ अलग से चार्जेस लेगा। मतलब किसी को अगर 2 लाख रुपए ज़रूरत पे देगा बैंक, तो उससे कहेगा ठीक है आपको हमारा बैंक 2 लाख रुपए आपकी ज़रूरत पे दे रहा है, लेकिन हम 10% इसमें इंटरेस्ट लेंगे। मतलब कि 2 लाख का 10%, यानी हम आप जब आप हमें 2 लाख रुपए जो हमसे ले रहे हो वो जब वापस करोगे तो तब आप हमें 2 लाख तो दोगे ही, क्योंकि आपकी ज़रूरत पे आपको मिले, लेकिन इसके साथ आप 10% यानी कि 20,000 रुपये और दोगे। ये उस बैंक की उसकी पॉलिसी हो गई कि वो 10% जो है उसमें आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये इस तरीके से बैंक बैंक वाले ज़्यादा कमाते हैं, मतलब ज़रूरत के समय बैंक वाले काम आ जाते हैं लोगों के। इसी वजह से बैंक वालों की जो इनकम बनती है, बैंक वालों के पास जो ज़्यादा अच्छा खासा रुपये बनता है वो इस तरीके से बन जाता है। मतलब ज़रूरतमंदों से ये लोग पैसे कमा लेते हैं। हालांकि उस पैसे में भी इनका एक भी रुपया आप मान नहीं सकते कि वो पैसा जो ये लोग देते हैं लोन के लिए वो इनका अमाउंट नहीं होता, वो दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर्स का जो इनके इनके ही बैंक में चल रहे होते हैं उसी रुपए को उठा के उधर आगे दिया जाता है जिनको ज़रूरत होती है उनको, और उनसे इंटरेस्ट ले लिया जाता है। और जिनका अकाउंट में पहले से ही पैसा जमा होता है उनको जब वापस चाहिए होता है तो उनको भी मिल जाता है। अब आप कहोगे ये दोनों कैसे मैनेज हो जाता है, आप कहोगे कि ये लोग लोन का पैसा एक तरफ दे रहे हैं लोगों को उसी बैंक से, और सेम बैंक दूसरे लोगों का पैसा भी जब उनके अकाउंट उनके पास अकाउंट में रखे हुए हैं, वो लोग जब अपने अकाउंट से अपने पैसे को वापस लेना चाहेंगे बैंक से तो उनको भी अपने अकाउंट से पैसे वापस मिल जाएंगे, और ज़रूरत वाले लोगों को भी लोन के तौर पर अमाउंट मिल जाती है। तो दोनों को खुश करने वाला काम बैंक कैसे कर पाता है, जबकि बैंक का इसमें एक भी खुद का रुपया नहीं होता। तो ऐसे क्योंकि बैंक शुरुआत जब करता है तो शुरुआत में वो लोन जैसे सर्विस या फिर किसी को रुपए देने वाले सर्विस चालू नहीं करता। शुरुआत में बैंक करते क्या है कि वो अपने वहाँ पर अकाउंट बनवा के लोगों के मनियों को, रुपयों को रखना चालू कर देते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद लोगों को इस तरीके के सर्विस देते हैं जैसे कि बाइक लोन, कार लोन, या पर जनरल लोन, होम लोन, घर के लिए लोन, या किसी बिजनेस को शुरू करोगे तो उसके लिए लोन। इस तरीके से वो लोग बाद में शुरू करते हैं। शुरुआती तौर पर वो लोग लोगों के रुपयों को अलग अलग तरीके के अकाउंट बनवा कर अपने पास रखवाते हैं, और जब लोगों को, जब बाकी जैसे और लोग हो गए आपकी तरीके से, उनको जब चाहिए होता है तो ये लोग अलग अलग सर्विस के तरीके से दे देते हैं, लेकिन उस पर ये हर किसी से इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे ये लोग दी गई अमाउंट को भी वापस ले लेंगे एक समय पर, और उसके साथ अलग से बेनिफिट, प्रॉफिट भी बना लेंगे। तो ये इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है जी।
हाँ, अब ये दोनों को एक साथ कैसे खुश कर देते हैं, मतलब कि ज़रूरत वालों को भी और जिनके अकाउंट में रुपए हैं उनको भी तुरंत जब भी चाहिए तो मिल जाता है। तो मैंने आपको सिंपल बताया, इनके पास एक ही बैंक के अंदर एक ही बैंक, देखिए बैंक अकाउंट सबके होते हैं, आप खुद जानते हो। मान के चलिए एक देश में, अगर एक देश में मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, और ठीक है जी, 100 लोग रह रहे हैं एक देश में, ठीक है, और 100 लोगों में से अगर 90 लोगों के बैंक अकाउंट बने हुए हैं, 90 लोगों के बैंक अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है जी, और एक ही, वो भी एक ही बैंक में बने हुए हैं। अब बाकी के 10 लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है जी, लेकिन उनको चाहिए लोन, और ये जो 90 हैं इनमें से भी मान लीजिए 20 लोग ऐसे हैं जिनको लोन चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो 20 लोग हैं इनको लोन चाहिए उसी बैंक से जिसमें इनका अमाउंट है, तो ये बैंक आसानी से उन लोगों को लोन दे देगा, क्योंकि उनका खाता पहले से ही बैंक में चल रहा है, तो ये उन पर ट्रस्ट करके उनको लोन दे देगा, जितनी अमाउंट का चाहिए होगा दे देगा। और जो बाकी 10 लोग हैं जिनका अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में, उनको भी ये लोन दे देगा। वो अमाउंट कहाँ से लाएगा, सिंपल सी बात है भाई, इस बैंक के पास 90 लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, यानी कि इसके पास मनी ज़्यादा है ना, और देने इसको इस बैंक को जितने लोगों को रुपए देने हैं ज़रूरत के लिए, वो लोग कम हैं, उनकी संख्या कम है, तो आसानी से ये रुपए उनको दे पाएगा। मतलब समझिए, मेन कारण यही है साफ साफ कि यहाँ पर बैंक में जमा करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, लेने वाले कम होते हैं। मतलब बैंक से जो रुपए कैश वगैरह लेते हैं, लोन वगैरह या दूसरे सर्विसेज से, वो लेने वाले कम होते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट होल्डर्स ज़्यादा होते हैं बैंकों में, और लेने के लिए कम होते हैं, इसीलिए बैंक आसानी से इतने सारे सर्विस दे पाता है, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से बना लेता है। लेकिन वो प्रॉफिट कभी भी अपने अकाउंट होल्डर्स को नहीं देगा। जिन अकाउंट होल्डर के रुपए को यूज़ करके आगे स्कीम चला के लोगों को सर्विस दे रहा है, उन लोगों को कभी भी, उन बैंक अकाउंट होल्डर्स को वो रुपए नहीं देता है, सिर्फ उनको कुछ इंटरेस्ट, टाइप ऑफ इंटरेस्ट बता देता है, उनको वही देता है, बल्कि उन्हीं का अमाउंट यूज़ कर रहा है अलग अलग सर्विसेज में। तो देख लो इस तरीके से बैंक कर रहा है, और लोगों को फिर भी ये समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो, बैंक का जो पीछे का मैकेनिज्म है बैंक वालों का, तो इस तरीके का बैंक वालों का पीछे का जो है इसमें मैकेनिज्म है। बेसिकली जिनका अमाउंट है, जो लोग वहाँ जमा कर रहे हैं, उन्हीं का अमाउंट लोगों को सर्विस में दे दिया जाता है आगे, और जिनका होता है, जिनका अमाउंट ये लोग यूज़ करते हैं, उनको तो पता तक नहीं लगता, उनको जब ज़रूरत होती है तो उनका अमाउंट उनको मिल जाता है। तो कुल मिला के ये है, मतलब आपका अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पैसा सामने किसी को दिया गया है उसकी मदद पर, और उससे इंटरेस्ट भी लिया गया है, लेकिन वो इंटरेस्ट का पैसा बैंक ने रखा है, आपको नहीं दिया है, आपको सिर्फ आपके अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट देगा। वो भी वो इंटरेस्ट उस पर निर्भर करेगा कि कितने समय तक आपका रुपया उस बैंक में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो, तो बैंक वाले इस तरीके से गेम करते हैं, तो ये इस तरीके से इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो लोन सर्विस होते हैं बैंकों के अंदर। देखिए, ब्रिक एंड मॉर्टर एंड ऑनलाइन बैंक्स भी होते हैं अभी तो, अब तो ऑनलाइन भी हो गए ये सब, मतलब ऑनलाइन में भी सर्विस देने लग गए लोग। ग्लोबल कमर्शियल बैंक्स हो गए, आपको पता ही होगा, आप सभी लोग पेमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या दूसरे बिजनेस के लिए, जब ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस को यूज़ कर ही रहे होगे अभी, तो वही चीज़ है। देखिए, जस्ट ओवर 4,000 से ज़्यादा FDIC जो है यहाँ पर इंश्योर्ड कमर्शियल बैंक्स हैं यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि FDIC इंश्योर्ड कमर्शियल बैंक्स अब तक हो चुके हैं 2021 तक। ये नंबर इंक्लूड करता है नेशनल बैंक्स, स्टेट चार्टेड बैंक्स है इसके अंदर, कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो फाइनेंशियली तौर पर मदद करेंगे आपकी, जब आपको वहाँ से रुपए चाहिए होंगे, किसी को घर लेना हो, किसी को सामान लेना हो, बाइक लेनी हो, कार लेनी हो, या कोई दूसरे खर्चे होंगे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक पूरे कर देंगे उसके। लेकिन उससे इंटरेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें लेंगे, उससे आईडी ले लेंगे, उससे डॉक्यूमेंट वगैरह रखवा लेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल बैंक्स नाउ ऑफर जो है, अभी जो ट्रेडिशनल बैंक्स है वो ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच लोकेशंस हैं उनकी, जो ऑनलाइन सर्विस में भी आपको देते हैं। ठीक है, ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच आप समझ सकते हो यहाँ पे, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट बेस्ड में इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी है। कंज्यूमर्स चूज अ बैंक बेस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट रेट, मतलब कि उसको किस किस कंज्यूमर, मतलब जिसको भी सर्विस चाहिए जिस भी बैंक का, वो इंटरेस्ट जिस पे ज़्यादा मिलता है, जो बैंक वाला जितना ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, ऑटोमेटिकली जो भी कंज्यूमर्स होंगे वो उसी में अपना अकाउंट बनवाते हैं। तो आप भी जानते हो, द फीस इट्स चार्जेस, तो बैंक ऐसे नहीं है कि फ्री में आपके रुपये को रख रहा है, कुछ चार्ज वो भी काटता है, पर महीने पर ईयर कुछ काटता है आपके अकाउंट की अमाउंट में से, जो भी होगी उसमें से काटेगा जरूर, कि वो सर्विस दे रहा है आपके अमाउंट को संभाल के रखने की।
तो हाउ आर बैंकिंग, तो बैंक रेगुलेट कैसे करते हैं, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो। जैसे यूएस बैंक जो है वो कम अंडर इंटेंस सिक्योरिटी आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस 2008 के बाद। द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो होता है बैंक का वाज टाइटेंड कंसिडरेबली एज अ रिजल्ट। और डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस स्ट्रक्चर यूएस बैंक जो है मे बी रेगुलेटेड एट द स्टेट और नेशनल लेवल पर, या दोनों लेवल पर हो सकता है। ठीक है, तो नेशनल बैंक्स जो है वो जनरली क्या करते हैं, वो रेगुलेट किए जाते हैं ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी ओसीसी द्वारा, वो रेगुलेट करते हैं पूरे यूएस में। ये आप यहाँ से देख सकते हो। टाइप्स ऑफ बैंक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैंकिंग सेक्टर आपको समझ आ गया होगा, जनरली आपको समझ आ गया होगा क्या है बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स आप देखते हो तो रिटेल बैंक वो होते हैं जो ऑफर करते हैं कुछ सर्विसेज जनरल पब्लिक को, जो आमतौर की जनता वहाँ रह रही है। यूजुअली हैव ब्रांच ऑफिसेज, उनके खुद के ब्रांच के ऑफिसेज होते हैं, एज वेल एज उनका मेन ऑफिस अलग से चलता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ देयर कस्टमर्स, मतलब कि जो भी वहाँ के कस्टमर्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से उतनी उतनी ब्रांच खोल के रख देंगे। और रिटेल बैंक इनको कहते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके के सर्विस, जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, लोन, मॉर्टगेज सर्विसेज, फाइनेंसिंग फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए, और शॉर्ट टर्म लोन्स दे देंगे सच एज ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें। और ऑफर करते हैं तरह तरह के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी ऑफर करते हैं। ये स्कीमें हैं दोस्तों, ये दुनिया में जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, बैंकिंग सर्विसेज है, ये तरीके हैं, इसी से लोग समझते हैं ये सर्विसेज दिए जा रहे हैं लोगों को, ये स्कीम्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ऑफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट करो आप सीडीज़ में, सीडीज़ मतलब कि आप डिपॉजिट्स करो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आप जो है इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स का भी अलग बताऊंगा आपको क्या होता है, मतलब अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं ये सारी। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट बनता है वहाँ पर। लार्जर रिटेल बैंक्स ऑल्सो कैटर टू हाई नेटवर्थ होती है उनकी। इंडिविजुअल्स विद स्पेशलिटी सर्विसेज सच एज प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के अकॉर्डिंगली जो रिटेल बैंक होते हैं, द लार्जर रिटेल, जो बड़े रिटेल बैंक होते हैं उनकी कमाई ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, जैसे कि टीडी बैंक और सिटी बैंक, आपने सुना होगा सिटी बैंक और टीडी बैंक, ये दोनों एक रिटेल बैंक है और इनकी जो जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो सर्विस ज़्यादा देते हैं रिटेल बैंक्स, और उनके पास ऑप्शन इसलिए होता है सर्विस ज़्यादा देने का क्योंकि वो एक रिटेल बेस में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि वो जनरल लोगों के बीच में ऑपरेट करते हैं, आम आम जनता लोगों के बीच में या आम लोगों के बीच में वो चीज़ करते हैं, सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो इसीलिए ये लोग आसानी से रेवेन्यू बनाते हैं इधर से। तो रिटेल बैंक होता है। कमर्शियल या कॉरपोरेट बैंक्स आप समझ सकते हो कौन से होते हैं, जो बिजनेस वगैरह से जुड़े हुए होते हैं, मतलब बिजनेस से जुड़े हुए सर्विस किसी को चाहिए तो बिजनेस अकाउंट अलग बनेगा। फ्रॉम स्मॉल बिजनेस ओनर्स टू लार्ज, मतलब छोटा बिजनेस चलाने वाले हों, बड़े व्यापारी हों, तो वो इस तरीके के बैंकों में जाते हैं। कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती हैं जो डे टू डे बिजनेस बैंकिंग, दीज बैंक्स ऑल्सो ऑफर करते हैं क्रेडिट सर्विसेज, कैश मैनेजमेंट, कैश कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आपको ये नहीं पता आप कैश को कैसे मैनेज करो, तो आप इन बैंकों से समझ सकते हो। कमर्शियल रियल इस्टेट सर्विसेज देते हैं। रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज़ बेचना खरीदना, तो वो रियल इस्टेट के अंदर आती है। तो कमर्शियल रियल इस्टेट सर्विसेज बताना, एम्प्लॉयर सर्विसेज बताना। ठीक है जी, एम्प्लॉयर मतलब कि आप भी कोई, आप जैसे आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको अपने जगह काम करने वालों को जो है सैलरी देनी पड़ती है, तो आप एक एम्प्लॉयर हुए क्योंकि आपके यहाँ एम्प्लॉय लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयर सर्विसेज, तो आप एक बिजनेस के तौर पर करने, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने कर्मचारियों को या अपने बिजनेस के अंदर किस किस तरीके के सर्विस दे सकते हो, तो वो भी बैंक बता रहा है। सोचो, आप बिजनेस खुद का कर रहे हो लेकिन बैंक बता रहा है कि कौन कौन से आप सर्विस दे सकते हो अपने बिजनेस में। ट्रेड फाइनेंस वगैरह, जैसे कि आपको पता है जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका, ये एग्जांपल है कमर्शियल बैंक के, मतलब कि बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना अमेरिका के अंदर या दूसरे देशों में, तो वो ज़्यादातर जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका, इन दोनों बैंकों से सुविधा लेते हैं और ये बिजनेस वालों की अच्छी खासी मदद कर रहे हैं दोनों बैंक। इसी वजह से ये बैंक सबसे ऊपर हैं। एक लार्ज रिटेल बैंकिंग डिवीज़न एज वेल थ्रोट बोथ हैव, ठीक है, इनका एक रिटेल बैंकिंग डिवीज़न भी है, मतलब इनका कमर्शियल बैंकिंग के अंदर तो खाता है ही, मतलब ये दोनों बैंक जेपी मॉर्गन और ये अमेरिका वाला, ये दोनों ही, ये कमर्शियल बैंकिंग तो है ही, इसके अलावा इनके रिटेल बैंकिंग में भी ये लोग उतर चुके हैं, रिटेल बैंकिंग में भी ये लोग हैं, रिटेल में भी ये लोग हैं। अब सोचिए ये दोनों,
ये दोनों जिनके नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, जो तरह तरह की स्कीम बताएंगे कि इस तरीके से इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न मिलेगा, इतने फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, और जब आपको रिटर्न मिलेगा तो ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो दोस्तों, सेंट्रल बैंक्स वो होते हैं जो कि डील नहीं करते डायरेक्टली लोगों के साथ डील नहीं करते। ये बैंक जो है आज़ाद इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं टू ओवरसी द नेशंस मनी, जो कि पूरे देश की मनी को इन लोगों को देखना होता है, मनी की सप्लाई को। मतलब सेंट्रल बैंक्स, हर देश के सेंट्रल बैंक्स ही वहाँ की मनी को चला रहे हैं, उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है, उन्हीं के पास ये राइट है वो गवर्नमेंट द्वारा कि वो देखेंगे पूरे देश भर की मनी सप्लाई को, कि रुपया कैसे सप्लाई हो रहा है, डॉलर कैसे पूरे अमेरिका में सप्लाई हो रहा है, कैसे चाइना में युआन सप्लाई होता है जगह जगह, उसको देखने का काम वहाँ का सेंट्रल बैंक करेगा। एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को भी वही लोग देखेंगे। ठीक है, सच है सेंट्रल बैंक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी, करेंसी को स्टेबल बनाए रखना, नीचे ना गिरने देना, वो सेंट्रल बैंक संभालेगा। ठीक है, एंड ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, ये भी लिखा हुआ है, पूरे इकोनॉमी सिस्टम को भी इसी बैंक को संभालना है। दे ऑल्सो हैव अ रोल इन रेगुलेटिंग द कैपिटल, वो कैपिटल को रेगुलेट करना, रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल बैंक्स की भी इसी को देखनी है। मतलब ये एक रिजर्व रिक्वायरमेंट हो जाती है, मतलब कि ये ज़रूरत, रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल्स बैंक। और जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है इज़ द सेंट्रल बैंक, यूएस के लिए है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, आप समझ सकते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि बैंक ऑफ जापान जो है वो पूरे जापान देश की करेंसी को संभालने का जिम्मेदारी उसी की है, मतलब पूरे जापान को करेंसी वाइज संभालेगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ, जो आपका बैंक ऑफ जापान है वो संभालेगा। स्विस नेशनल बैंक, वहाँ स्विस नेशनल बैंक अपने देश में संभालेगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना उस देश की करेंसी को होल्ड करेगा, वो सेंट्रल बैंक है। मतलब कि इन्हीं की जिम्मेदारी है ये इकोनॉमिकली अपनी करेंसी को गिरने ना दें, स्टेबल बनाए रखें। अगर गिर रही है तो इसका मतलब इनकी गलतियां हैं जो ये लोग नहीं संभाल पा रहे अपने देशों में। बैंक वर्सेस क्रेडिट यूनियन, आप समझ सकते हैं क्या होता है। बैंक टाइप्स आप समझ चुके हो, सेंट्रल बैंक है, इन्वेस्टमेंट है। देखिए दो ही तरीके से तो बैंक होंगे ना, एक तो कोई व्यापारी होगा किसी तरीके का, उसका बैंक अलग बनेगा। कोई व्यापार नहीं करता तो उसका रिटेल बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, वो उस बैंक में जाएगा। और किसी को मान लीजिए कहीं अपने पैसे लगाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए। सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट के बैंक जो नेशनल की करेंसी चलाएंगे। ठीक है, बैंक और क्रेडिट यूनियन में फ़र्क क्या होता है। क्रेडिट यूनियंस वो होती हैं जो कि ऑफर करती है बैंकों के सर्विस को, लेकिन अनलाइक बैंक, वो बैंक नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ये लोग प्रॉफिट के लिए इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड फॉर एंड मैनेज बाय देयर मेंबर्स और कस्टमर्स। ठीक है जी, जो क्रेडिट यूनियंस आपने कभी कभार सुना होगा, ये बैंक की तरीके से ही सर्विस देंगे, बट ये लोग बैंक नहीं है, क्योंकि ये एक नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब ये प्रॉफिट के लिए नहीं खोलते हैं अपने आप को। ठीक है, क्रेडिट यूनियंस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं रूटीन बैंकिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को डे बाय डे बैंक के सर्विस देते हैं। उसके अलावा हु आर जनरली कॉल्ड मेंबर्स, जिसको आप मेंबर्स कहते हैं, मतलब कि जनरली इनके वहाँ पर जो क्लाइंट होगा उसको आप मेंबर कहेंगे, समझ रहे हैं। तो क्रेडिट यूनियंस कभी भी बैंक नहीं होते, लेकिन बैंक जैसे सर्विस देते हैं। ये जो होते हैं वो आर क्रिएटेड, ओन्स एंड ऑपरेटेड बाय देयर क्लाइंट्स, तो उनके क्लाइंट द्वारा ही वो बैंक चल रहे हैं, वो क्रेडिट यूनियंस चलते हैं, जो कि बनाए भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं और चलाए भी जाते हैं क्लाइंटों द्वारा ही। एंड आर जनरली टैक्स एक्सेम्प्ट होते हैं ये, मतलब इनको इनसे टैक्स एक्सेम्प्ट होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं इनके परचेज शेयर्स इन द कोऑपरेटिव्स में, ये लोग शेयर, इनके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो इन क्रेडिट यूनियंस के अंदर जितने भी लोग, जितने भी क्लाइंट्स होंगे, यानी जितने भी मेंबर्स होंगे, वो शेयर्स खरीदते हैं कोऑपरेटिव्स के। एंड दैट मनी इज पुल्ड टुगेदर टू फंड द क्रिएटेड यूनियन लोन, और ये मनी जो होती है वो वो जो है पुल करी जा सकती है टुगेदर टू फंड द क्रेडिट यूनियंस लोन। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो हाउ डू आई नो माई मनी इज सेफ इन बैंक, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी मनी सेफ है, क्योंकि भाई आप ऐसा तो है नहीं, आपको पता है कि आपके एरिया में सिर्फ 2-4 बैंक ही हैं, और आपको पता है कि मेरे को अपने मनी को सेफ रखना है, तो मुझे इन्हीं में से किसी एक बैंक के अंदर अपने रुपए को जमा करना होगा, कैसे भी करके यहीं करना है।
एक साधारण इंसान के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपने किसी भी एक को चूज़ करा और वहाँ अपने अमाउंट को जमा कर दिया, लेकिन आपको कैसा पता लगेगा कि वो आपकी मनी वहाँ सेफ है? क्या पता बैंक कल को बंद करके चला जाए सब लोगों का पैसा लेके। तो एक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो क्रिएट करी गई थी कांग्रेस मतलब कि वहाँ पर जो यूएसए है वहाँ पे, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको जो है क्रिएट किया मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी बनी रहे, पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहे, मतलब लोगों का विश्वास बना रहे उस फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर। तो इसलिए इन्होंने ऐसा एक एजेंसी बना दिया, जो एक आज़ाद एजेंसी है, जिसको कोई दबाव नहीं है सरकार का, वो खुद से जांच पड़ताल करे, और कोई भी बैंक अगर फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ के उसके ऊपर एक्शन कर सकती है। मतलब एजेंसी बनाई गई वहाँ पर यूएसए में, इस नाम की एजेंसी है, जो सुपरवाइज करती है, एग्जामाइन बैंक को अच्छे से जांचती है कि भाई ये बैंक सही में ट्रस्टेड है या नहीं, एंड टू इंश्योर दैट द मनी दे हैंडल इज सेफ, जो अपनी मनी वहाँ पर हैंडल कर रहा है वो सेफ है कि नहीं। इट इंश्योर योर मनी, वो इंश्योर करते हैं कि आपकी मनी जो इधर रखी हुई है वो सेफ है या नहीं। द इंश्योरेंस मैक्सिमम, आपको बता दूं इनके पास जो इंश्योरेंस मैक्सिमम इज़ 2.5 लाख डॉलर पर डिपॉजिटर होती है, पर इंश्योर्ड बैंक फॉर ईच अकाउंट ओनरशिप कैटेगरी। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू परचेज दिस इंश्योरेंस इफ़ यू ओपन अ डिपॉजिट इन इंश्योर्ड बैंक, यू आर ऑटोमेटिकली कवर्ड। ठीक है जी। तो इन्होंने देखिए एक बात क्लियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी मनी सेफ है या नहीं। तो यूएसए कंट्री में तो भाई वहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है, एफडीआईसी, जो एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है, जो वहाँ के लोगों के लिए करेंसी को सेफ बता दे लोगों को कि आपकी करेंसी इस बैंक में सेफ है, वो ये लोग ही बता सकते हैं। इसी तरीके से हर देश में एजेंसियाँ बनी हुई हैं जो ये डिक्लेयर करती हैं कि आपकी अमाउंट सेफ है उस बैंक में, समझ रहे हो। तो आर एनी नॉन बैंक अकाउंट्स इन शॉर्ट, देखिए आपको बता दूं कि कोई इसमें पूछा गया है कि कोई भी नॉन बैंक अकाउंट जो होते हैं वो इन शॉर्ट होते हैं, तो उसको लेकर भी आप यहाँ से देख सकते हो। शुड आई चूज, जैसे मैंने बोला था कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हम लेंगे, वही है ये। शुड आई चूज अ रिटेल बैंक, क्रेडिट यूनियन या फिर कमर्शियल बैंक। किसी ने पूछा कि भाई मैं रिटेल बैंक में जाऊं, अगर कोई भी बैंक सर्विस लेने हैं तो क्रेडिट में जाऊं या कमर्शियल में जाऊं। भाई कोई बिजनेस कर रहे हो तो कमर्शियल में जाओ, ठीक है जी, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप रिटेल में चले जाओ। क्रेडिट यूनियन में भी आप जा सकते हो, लेकिन क्रेडिट यूनियन में जाने का फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा वो ऑर्गेनाइजेशन, वो आप ही के लिए चल रहा है। लेकिन क्रेडिट यूनियन कोई बनाता नहीं है, वो आप ही क्रिएट कर रहे हो और आप ही उसको चला रहे हैं, आप ही लोग उसके मेंबर हो। वट अदर फैक्टर गो इन टू चूजिंग अ बैंक, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जाते हैं बैंक को चूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो देख लो बैंक कितना बड़ा है, कोई छोटा मोटा बैंक है तो मत जाओ उसमें, क्योंकि बैंक अगर पहले से ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री बना नहीं है बैंक, तो आप मान सकते हो कि वो बैंक ट्रस्टेड नहीं है, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बॉटम लाइन को आप रीड कर लेना एक बार, और ये कुछ आर्टिकल्स इससे जुड़े हुए और भी कुछ इसी तरीके के जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, उसको भी इधर एक बार देख लेना है सारे टर्म्स को अच्छे से। ठीक है, हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। विकिपीडिया में मैं आपको बता देता हूँ बैंक क्या है, वो आप देख सकते हो, कब शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, किस किस साल में शुरू किया, किधर से शुरू किया, कितने तरीके के बैंक, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री आप देखते हो तो हिस्ट्री में यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने कौन से ईयर से शुरू हुआ था ये, वो आप देख सकते हो। मेनली ये 1400, जब दुनिया भर में 1400 ईयर चल रहा था, 1400 तभी के करीब ये शुरू हो गया था, 1407, और उससे पीछे ही इन्होंने शुरू कर दिया था बैंकिंग सेक्टर को। सोचिए, यानी आज करीबन आप समझ सकते हैं कि 600, और ये अभी जो चल रहा है 600 प्लस साल हो चुके हैं बैंकिंग सेक्टर को, आप मान लोगे इस बात को, 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बैंकिंग सेक्टर को शुरू हुए। मेडिवियल समय को इन्होंने बताया है, आप समझते हो मेडिवियल एक टाइम होता है, जैसे कि जो 1400 के समय चल रहा था समय, वो एक मेडिवियल टाइम था, इसके बारे में कभी हम अलग से बताएंगे। अर्ली मॉडर्न मतलब जैसे लोग वर्ल्ड वाइड मॉडल होने लग गए, तो एक अर्ली मॉडल होने लग गया, वर्ल्ड मॉडल मॉडर्न होने लग गया, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है जी, यानी कि 18वीं सेंचुरी में तब मॉडर्न मॉडर्न की तरफ बढ़ने लग गया दुनिया, पूरी दुनिया, तब भी बैंकिंग सेक्टर बढ़ते रहे। मेनली ये लोग 14वीं सेंचुरी से शुरू कर चुके थे। ठीक है जी, और यूरोप से शुरू करा था इन्होंने,
यूरोप कॉन्टिनेंट से मेनली बैंकिंग सेक्टर शुरू हुआ था, वो आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, विनाइस आपने सुना हो कभी, ये जगहों से ही मेनली बैंक शुरू हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो। एटीमोलॉजी के बारे में आप समझ सकते हो, द वर्ड बैंक वाज टेकन इनटू मिडल इंग्लिश और मिडल फ्रांस से लिया गया ये शब्द है बैंक। ठीक है जी। अब डेफिनेशंस इसकी आपको बताई गई हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तो वन बाय वन समय समय से बदलती रही हैं। बाकी आप राइट साइड में देखोगे इसमें उन्होंने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर 15वीं सेंचुरी की एक फ़ोटो डाली गई है, ये फ़ोटोज़ वगैरह से आप समझ सकते हो। स्टैंडर्ड बिजनेस से जुड़ी हुई बात है। देखिए बैंकों ने शुरुआत में तो ऑफिस खोले गए और लोगों से रुपए उनके अमाउंट जमा करे गए और उनको उनको समय पर उनके अमाउंट मिलने लग जाते थे। एक सिक्योर वे में आपके रुपए को रखा जाए, वही बैंकिंग सेक्टर था जो शुरुआत में आया था। वो धीरे धीरे इन्होंने अपने अलग अलग सर्विस वगैरह लाने लग गए। लोन हो गया, कार लोन हो गया, या होम लोन, या बाकी जितने सर्विस हैं वो बैंक अब शुरू कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर इन्होंने सिर्फ अपने पास रुपए रखना और उसके बेस पर लोगों को इंटरेस्ट देना और आपका मनी सिक्योर है, इस तरीके का सर्विस शुरू किया था। यही बैंकिंग सेक्टर का एक साफ साफ उदाहरण है। ठीक है जी। बाकी राइट साइड में फोटोज़ वगैरह आपको दिख रही हैं, उसको आप देखें। रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो, चैनल्स मतलब कुछ ये रिटेल लोकेशन पर ये एक बैंक है, ये बताया गया है। और इन्होंने इन्होंने मशीन वगैरह आप देखोगे कि आपके एटीएम वगैरह, ऑटोमेटेड टेलर मशीन वगैरह आप लगी हुई हैं बैंकों के अंदर, जहाँ से आप अपने मनी को निकाल लेते हो। तो ये मशीनें वगैरह अब लाई गई हैं, हालांकि पहले इतने सर्विस नहीं थे। ऑनलाइन बैंकिंग कर देना, मोबाइल बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, वीडियो बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग मैनेजर, ये सब अब लाया गया है। बिजनेस मॉडल इनका सिंपल है, इंटरेस्ट वगैरह आपसे चार्ज भी करते हैं और काफ़ी बार आपकी मनी पर आपका इंटरेस्ट आपको देते भी हैं, प्रॉफिट भी करवाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जनरली बैंक वाले अपना प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं, लोगों का इतना नहीं करते। ये साफ दिखता है जैसे वो सर्विस देते हैं, उससे साफ क्लियर पता लगता है कि बैंक को सर्विस ज़्यादा है, लोगों को नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, प्रोडक्ट बैंकों के अभी क्या क्या है। एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट। बैंक सेविंग अकाउंट सबसे बड़ा जरिया है बैंकों के कमाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुपया उनके पास वहीं रखा हुआ है। ठीक है जी। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बनता है, मनी मार्केट अकाउंट, तरह तरह के अकाउंट बनाने लग गए अब ये लोग, नए नए नाम रख के और अलग अलग सर्विस देने लग गए। म्यूचुअल फंड, ये वो पता नहीं क्या क्या आ चुका है, अब तो आप इस सबको पढ़ सकते हो। बिजनेस बैंकिंग क्या के अंदर क्या क्या है वो आप समझ सकते हो। कैपिटल और रिस्क, कैपिटल मतलब जो आपका अमाउंट है, रुपया है, या जो भी आप सामान वगैरह वहाँ दे रहे हो, वो कैपिटल है। रिस्क मतलब ये हो जाता है कि वो आपका सेफ है या नहीं वहाँ, तो वो भी आप इधर देख सकते हो। ठीक है जी। बैंक इन द इकोनॉमी, बैंकों की इकोनॉमी की बात करो तो बैंकिंग इकोनॉमी बहुत बड़ी है दोस्तों, एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है बैंकिंग सेक्टर। जनरली आपको पता है, आपके पास रुपया है या महंगी चीज़ें हैं, या तो आप उसको घर में कहीं रखोगे सिक्योरली, कहीं लॉक वॉक करके, या कहीं ऑफिस में, या कहीं आपके पास खुद की कंपनी हो तो वहाँ कहीं सिक्योरली, कहीं ताले वगैरह में रखोगे, सिक्योरिटी वाइज उसको पासवर्ड वाइज लॉक करके रखोगे। यही सिक्योरिटीज़ तो हैं, या तो आप उसको पासवर्ड या फिर ऑथेंटिकेशन वाइज इस तरीके से सिक्योर रखोगे, अदरवाइज लॉक में कहीं रखोगे। नहीं तो आप इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में जाके अपने अमाउंट को या अपने सामानों को इधर दोगे। तो दो ही चीज़ें हैं, अगर आप इधर दोगे तो वही है, तो इनकी इकोनॉमी तो बढ़नी ही है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कोई भी खोल सकता है बैंक, लेकिन उसके लिए एक अच्छा खासा वो कैपिटल रखा गया है बैंक खोलने के लिए। बैंक क्राइसिस कब होते हैं, देखिए बैंक में क्राइसिस होने लगते हैं। क्राइसिस मतलब ये हो जाता है, क्राइसिस तब होते हैं बैंक ने मान लो फ्रॉड कर दिया और वो चला गया, तो बैंकिंग सेक्टर में क्राइस आ गया। लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का पैसा डूबता है, लोगों का आपकी मेहनत का रुपया कोई और बैंक लेके भाग जाए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। खासकर कंट्री लेवल से बाहर चली जाए चीज़ तो हो सकता है, आप उतना नहीं संभाल सकते। साइज ऑफ ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री आप समझ सकते हो, मतलब कि पूरे ग्लोबल लेवल पर जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका साइज़ कितना है, तो बता दूं, लार्जेस्ट 1000 बैंक जो है वर्ल्ड में है, जो 2008 से 9 तक रहे थे। धीरे धीरे साल वाइज हर साल बढ़ते रहे हैं बैंकों की संख्या। मर्जर्स और एक्विजिशंस आप यहाँ से देख लो, टोटल आपकी लिस्ट दी गई है। देखिए यहाँ पर डेट अनाउंस्ड, एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया गया है, कौन से देश में खुला है, टारगेट इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं,
तो इनको भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये सारे बैंक हैं जो जगह जगह खुले हुए हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। रेगुलेशन कैसे बैंक रेगुलेट कर रहे हैं वो आप यहाँ से देख लेना। कितने तरीके के बैंक है, तो रिटेल बिजनेस देखिए वही सारे हैं। प्राइवेट बैंकिंग मतलब कि भाई प्राइवेट कोई इंसान अपना बैंक चालू कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है कि वो अपने बैंक में किस तरीके के सर्विस दे। प्राइवेट बैंक वाला ये सारे सर्विस भी अपने बैंक में डाल सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक्स आप देख लो, कमर्शियल बैंक बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक और इस तरीके के बैंक बने हुए हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, कितने तरीके से आप किसी बैंक में अपने रुपए को डाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप देख लो। कॉम्बिनेशन बैंक्स आपको दिख जाएंगे। अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स इधर दिख रहे हैं, जैसे कि इस्लामिक बैंक बना है, इस्लामिक बैंक बनाया गया है। सेंट्रल बैंक्स हैं इधर, जो कि नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो वहाँ के उस कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जैसे कि अगर भारत की बात करूँ तो आरबीआई बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि चाइना कंट्री का बैंक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट होल्ड कर रही है उस पूरे देश में उस बैंक को, इस तरीके से है। चैलेंजेस विद इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंज आते हैं उनके साथ वो आप इधर से पढ़ सकते हो। वही सारे चैलेंजेस ही हैं कि इतनी सारी मनी को कैसे संभाला जाए, सिक्योरिटी अच्छी खासी चाहिए होती है। यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से बताया गया है कि वहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, इस तरीके से इन्होंने बताया है। लोन एक्टिविटीज़ को लेकर बातें बताई गई हैं। ब्रोकर्ड डिपॉजिट्स और कस्टोडाइल अकाउंट्स बताए गए हैं। तो मतलब काफ़ी तरीके के अकाउंट होते हैं, कभी मैं अलग से आपको अलग से ये भी बताऊंगा, एक एक अकाउंट को समझेंगे कभी अलग से वीडियो में। ग्लोबलाइजेशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री में बताई गई है। तो और कुछ यहाँ पर मैंने बोला भी था रेफरेंसेस, तो ये कुछ रेफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे। सी ऑल्सो, आप चाहो तो बैंकिंग सेक्टर की ये 4-5 बातें आप देख सकते हो। मतलब अगर आपको हर देश के हिसाब से देखना है, ऑस्ट्रेलिया देश का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री समझना है, ऑस्ट्रिया का, बांग्लादेश, बेल्जियम, कनाडा, चाइना, ईरान, इंडिया, इजराइल, इटली, जापान, स्पेन, सिंगापुर, इन किसी भी कंट्री का अगर एक एक देश का अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को समझना हो समझ लेना। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ से समझ लेना। बिल्कुल ये एक एक्यूरेट एक अच्छी जानकारी बताएगा विकीपीडिया वेबसाइट। आप ये सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। मतलब आप इस वाले इन सबको अगर एक एक करके जाकर देख लोगे इन सब चीज़ों को, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी अंदर तक की समझ आ जाएगी, ठीक है। रेफरेंसेस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इन सब पे ज़रूर जाना है एक बार। रेफरेंसेस ये हैं, मतलब कि ये जो पूरी डिटेल्स रेडी करी गई वो इन जगहों से ली गई थी तभी ये रेडी करी गई है। ये रेफरेंसेस है, हालांकि आप इधर भी जाकर देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये हो जाता है। इसके बाद आपको मैंने बोला कि भाई टेक्स्टबुक.com नाम की वेबसाइट है, वहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके के बैंक हैं। स्पेशली अगर आप भारत से हो तो भारत के लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए बैंकिंग सेक्टर आप देख लो, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बैंक है। अगर आप एक सेंट्रल बैंक की बात करो तो भारत देश में एक ही सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी बैंक द्वारा उस देश की पूरी करेंसी होल्ड करी जाती है, मतलब वो करेंसी उस देश की ये बैंक ही चलाता है। मतलब इस बैंक को संभालना है कि कैसे भी करके इंडिया देश की करेंसी को एक सही लेवल पर रखना है, वो नीचे ना गिर जाए, मतलब दूसरे देशों के कंपैरिजन में गरीब ना बन जाए देश और एक अच्छे लेवल से चलता रहे, वो इसी को देखना है। मतलब अगर दूसरे देशों के डॉलर, दिनार या दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले में अगर भारत की करेंसी कम हो रही है, उसका रेट गिर रहा है ना, तो इसका कारण यही है कि आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलेट करेगी उस देश में करेंसी और सुपरवाइज करेगी उस पूरे देश की करेंसी को, सुपरवाइजिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज, और इसके साथ साथ ये मैनेज इसी को मैनेज करना है पूरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि दूसरे दूसरे देश की करेंसी को अपने देश की करेंसी के साथ किस अमाउंट में बदलेगी, तो वो इसी को डिसाइड करना है। मतलब कि दूसरे देश का व्यक्ति अगर आ जाए और वो कहे कि मेरे पास $10 है, ठीक है जी। अब वो 2024 में मान लो कोई व्यक्ति आ जाता है अमेरिका से और वो कहता है कि मेरे पास $10 है और मैं आपके देश में घूमने आया हूँ और मेरे को जो है $10 खर्चने हैं और मुझे पता है कि आपके देश में मेरे से कोई भी डॉलर लेगा नहीं, तो मेरे इस $10 को रुपए में बदल के दे दो, जो भी बनते हैं वो दे दो। तो अब आरबीआई क्या है, अब आरबीआई को $10 की बजाय कितने देने हैं उसको, रुपए। भारतीय में तो वो उसको रुपए ही देगा, तो उसको कितने रुपए देगा आरबीआई को बताना है। मान लीजिए आरबीआई ने उसको $10 की जगह दिए $100, ठीक है जी, $100 उसने दे दिए। अब ये उसने $100 किस तौर पे दिए, उसने क्या उसने ऐसा क्या सोचा कि $10 की जगह मैं इसको $100 दूँ, ठीक है। उसने क्या सोचा,
तो काफ़ी सारे फैक्टर लगे इसके ऊपर। तो वही बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि भारत दूसरे देशों की करेंसी को अपने देश की करेंसी के साथ जब हम एक्सचेंज कर रहे हों तो उस पर एक रिजर्व रेट रखा जाता है। वो कितना रखा जाएगा वो आरबीआई तय करेगा। स्पेशली हमारे देश का करेंसी कितना दिया जाए दूसरे देश के व्यक्ति को उसके देश की करेंसी के तौर पर, वो आरबीआई तय करेगा भारत में। सेम चाइना के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना तय कर रहा है इस चीज़ को कि दूसरे देश के लोग अगर चाइना पहुंच गए तो तो दूसरे देश के लोगों को उनके देश की करेंसी को लेकर उनको कितना युआन देना है वो वही तय करे। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं दोस्तों, इंडिया में नहीं दुनिया भर में वैसे, लेकिन ये वाला आर्टिकल इंडिया बेस्ड है। तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं कुछ जो कि व्यावसायिक बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जो कि आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि पब्लिक के लिए बैंक है और सरकार में जो लोग हैं वो भी पब्लिक के लिए हैं। तो आप मान सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करती है। इनके जो अकाउंट होते हैं फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सम ऑफ द मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूड एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे भारत देश में बैंक है और ये सारे बैंक पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं। प्राइवेट बैंक भी भारत देश में एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, यस और इंडसलैंड, आईडीएफसी, ये सारे बैंक प्राइवेट हैं। आपने अगर पहले कभी सुना है तो बता दूं ये सारे प्राइवेट है। हाँ, ये सरकार में नहीं है। फॉरेन बैंक मतलब वो हो जाते हैं आर ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक दैट ऑपरेट इन इंडिया, दे ऑफर अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब कि ये वाले वो बैंक है, फॉरेन बैंक्स मतलब वो हो जाते हैं जो बैंक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, कॉरपोरेट बैंकिंग दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की स्कीम वगैरह भी दे रहे हैं, मतलब वही सारा कुछ कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें कर रहे हैं बैंकिंग फील्ड की। ये सारे बैंक वो हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट की स्कीम देंगे, हर तरीके के सर्विस देंगे अपने बैंक के अंदर। लेकिन ये सारे बैंक बाहर के हैं, मतलब दूसरे देशों के हैं और भारत में हैं। इसी तरीके से हर देश में, भारत के भी काफ़ी ऐसे बैंक हैं जो दूसरे देशों में होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉरेन बैंक मतलब ये है कि दूसरे देश की बैंक की ब्रांच इस देश में भी है, इस तरीके से आप समझ लो। तो उसके नाम आप देख लो। रीजनल रूरल बैंक मतलब ये हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक एरियाओं में खुले हुए बैंक होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में एरियाओं में खुले हुए बैंक होते हैं जो स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं व्यावसायिक बैंकों द्वारा और सरकार द्वारा। मतलब किसी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खुल रहे हैं तो वो खुलवा रही है, तो सरकार खुला रही है, या फिर बड़े बड़े बिजनेस जो बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक वाले हैं उन्होंने अपनी वहाँ पर ब्रांचेस खोली हुई हैं, वो रीजनल रूरल बैंक कहलाएंगे। ठीक है जी। कोऑपरेटिव बैंक्स आप देख सकते हो वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कुछ लोग मिलकर उसको खोल रहे हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं। ठीक है। स्केड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? बैंक वो होते हैं जो कमर्शियल बैंक होते हैं, मतलब कि व्यावसायिक बैंक होते हैं लेकिन उसको आरबीआई चलाएगी, मतलब आरबीआई फिक्स कर रखा है आरबीआई ने कि वो एक स्केड्यूल्ड बैंक है। ठीक है, इस तरीके से। अब नॉन स्केड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जिसको आरबीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है, दे आर टिपिकली स्मॉलर बैंक, ये छोटे बैंक होते हैं और इसको चलाने के लिए आरबीआई नहीं बोलेगा भारत देश में, ये खुद की मर्जी से अपने आप को चला रहे हैं। इस तरीके के बैंक भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। लोकल एरिया में कुछ बैंक खुले हुए हैं। पेमेंट बैंक मतलब कुछ ऐसे बैंक है जो कि पेमेंट का सर्विस करने को देते हैं, मतलब उन बैंकों से सिर्फ आप पेमेंट से जुड़े हुए काम करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तरह तरह से पेमेंट से जुड़ी हुई बातें करनी है, पेमेंट किसी को कैसे करें, कैसे उससे मनी रिसीव करें, उसको दें, तो उसके लिए बैंक खोले गए हैं। जैसे कि एयरटेल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो है, पेटीएम, जियो, ये सारे जो है इनके पेमेंट बैंक्स खुले हुए हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देख सकते हो यहाँ पे। स्पेशलाइज्ड बैंक भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। मेजर फंक्शंस आप समझ सकते हो बैंकों में क्या है। भारत के बैंकों में मेन फंक्शन ये है कि आप बैंकों में जाके कोई भी तरीके का अमाउंट जमा कर सकते हैं अलग अलग अकाउंट बनवा कर। और अब कमर्शियल बैंक पे करते हैं आपको इंटरेस्ट, मतलब कि व्यवसाय करने वाले बैंक जो होते हैं वो आपको आपके रुपए जमा करने पर आपको कुछ अलग से बोनस में अमाउंट देते हैं एक्स्ट्रा, जिसको आप इंटरेस्ट कह रहे हैं। मनी लीडिंग होती है यहाँ पे। और रेगुलेशन जो होती है मनी सप्लाई की वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू हो रही है। बैंक डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी। ठीक है। तो इस तरह की ये सारी सुविधाएं बैंकों में हैं। तो यही है बैंकिंग इंडस्ट्री। मैंने आपको पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री समझा के दे रहा हूँ इस वीडियो में। 8 ऐसे कॉमन टाइप ऑफ बैंक्स अगर आप जानना चाहो तो वही दोबारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैंक हैं।
व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, आप इधर देख सकते हो। देखिए दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है। हर फाइन अभी कोई भी शाखा ऐसी खोल के बैठा है दुनिया में और वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि वो आपको रुपए देगा, ठीक है, अपने तरीके से, स्कीम वाले तरीके से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फ़र्क ये है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को रुपए दे सकता है। जैसे कि आप जानते हो कोई लोग होते हैं जो इंटरेस्ट पर मनी दे रहे होंगे, मतलब कि आपको रुपए दे रहे हैं और उस पर आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति बैंक हो गया, वो एक फाइनेंशियल व्यक्ति हो गया कि उसने 4-5 लोग मिलके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खोल रखा है और वो लोगों को रुपए देते हैं, बदले में इंटरेस्ट साथ में ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो लोग बैंक वाले हो गए, ठीक है जी। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक भी है, बैंकों को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल खोल के रख रहा है तो वो भी अपने आप को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान सकता है, उसका ही हिस्सा मान सकता है। सेंट्रल बैंक होता है, रिटेल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक, शैडो बैंक, समझ लेना यहाँ से। इन्वेस्टमेंट और ये सारे क्रेडिट यूनियन और सेविंग और एसोसिएशन, बॉटम लाइन में आप ये सारे पॉइंट समझ लेना। तो ये वाला आर्टिकल भी आपके काम का हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बता दूं टाइप्स ऑफ बैंक, अगर आप पूछो तो यहाँ लिखे हुए हैं कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक आप पूछें मुझसे तो कमर्शियल बैंक और वो सारे बैंक इधर लिखे हुए हैं। ये इतने तरीके के बैंक अभी खुले हुए हैं दुनिया भर में। और बेसिकली कोई नई स्कीम लानी है और उसके साथ अपना एक बैंक पीछे लगा देना है कि बैंक, और खुल गया बैंक, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। आपको पेमेंट करनी है, हमने पेमेंट के ऑप्शन दे दिए और एक ऐप बना दिया कि कैसे पेमेंट करोगे। हमने एक अलग से ऐप बनाया कि आप पेमेंट कैसे करोगे, और दूसरा हमने उसके लिए ब्रांच खोल दी, जगह जगह ऑफिस खोल दिए। तो ये हमारा पेमेंट बैंक हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के बैंक बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप जनरली देखोगे दोस्तों अभी जितने भी तरीके के बैंक हैं, ठीक है, इसमें आपका मेन बैंक सेंट्रल बैंक होता है। एक देश के लिए सेंट्रल बैंक वहाँ की करेंसी को चला रहा है। और बाकी ये सारे बैंक आप समझ चुके हैं। इस तरीके से टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, और डेफिनेटली इसमें और बैंक जुड़ते ही रहेंगे टाइप्स ऑफ बैंक में, और बैंक आपको लिस्ट में और दिखेंगे। और हो सकता है आप ही में से कोई ऐसे व्यक्ति हो जो नए बैंक लाएं, नई इंडस्ट्री लाएं बैंक के अंदर। तो ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट आपको बता दूं बैंक की जो इकोनॉमी बन चुकी है वो इस तरीके की है। टोटल अभी तक बैंकों के पास जो डिपॉजिट अमाउंट है इंडिया में, अगर आपको बता दूं इंडिया के सारे बैंकों के अंदर अभी तक $2 ट्रिलियन के करीब रुपए अभी रखे हुए हैं। $2 ट्रिलियन अमाउंट बैंकों के पास अभी है, मतलब भारत के जितने भी बैंक हैं सबके पास $2 ट्रिलियन अमाउंट अभी रखा हुआ है। जबकि बैंक पूरे भारत के अंदर 1,23,000 बैंकों की ब्रांच है, 2,50,000 से ज़्यादा एटीएम पूरे भारत देश में है। और दिसंबर 2023 तक प्राइवेट बैंक जो भारत देश में है उनके पास डिपॉजिट जो है, मतलब उनके पास जो अमाउंट रखा हुआ है लोगों का, वो 70 ट्रिलियन का है। मतलब इसी को आप देख लीजिए, 2 ट्रिलियन जो आप लोगों का टोटल अमाउंट है, $2 ट्रिलियन का तो टोटल अमाउंट पूरे जितने भी बैंक है भारत में उनके पास है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक की बात करें तो भारत देश में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले बैंकों के पास अकेले 70 70 ट्रिलियन रखे हुए हैं उन बैंकों के पास, प्राइवेट बैंकों के पास। ये लोगों के अमाउंट डिपॉजिट है उनके पास, वाइल पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास इतना है। ये आप देख सकते हो। ये सिर्फ इंडिया कंट्री की बात हुई है तो उसी देश में आप समझ सकते हो उनके पास कितना ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट है लोगों का। आप खुद सोचिए जब एक बैंक के पास, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास इतना ज़्यादा अमाउंट होगा तो किसी को भी लोन देना, होम लोन या तरह तरह के तरीके से लोन दे देना या सर्विस दे देना उनके लिए कितनी आसान बात होगी, समझ रहे हो। तो ये आप देख सकते हो। बैंक इकोनॉमी अमाउंट इन द वर्ल्ड में आपको बता दूं, बैंक जो ग्लोबल लेवल पर जो बैंकिंग सेक्टर अभी बन चुका है वो $9 ट्रिलियन की है, ठीक है जी। $9 ट्रिलियन का भी टोटल बैंकिंग सेक्टर है वर्ल्ड में। ये पूरे दुनिया भर की जो टोटल इकोनॉमी है उसका 14% है। मतलब अगर आप ये देखिए, मतलब ये समझ लीजिए अगर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 100 ट्रिलियन है, अगर पूरे वर्ल्ड में अभी जो करेंसी है टोटल, अगर वो 100 ट्रिलियन है तो उसका अगर आप 14% निकालेंगे तो वो 14 ट्रिलियन आएगा। 14 ट्रिलियन आराम से आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप देखो तो वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमी है उसका 14% अकेला अकेला बैंकिंग सेक्टर की इकोनॉमी है, लगभग 9 ट्रिलियन की है। मतलब 9 ट्रिलियन कितना हो जाएगा, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 9 लाख करोड़, ठीक है जी।
9 लाख करोड़ डॉलर है ये, इसको रुपए में करोगे तो फिर इसका 100 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो। मिनिमम बजट कितना चाहिए आपको बैंक स्टार्ट करने के लिए। मान के चलो आपको कोई नया बैंक खोलना है, आपको कोऑपरेटिव खोलना है, कमर्शियल खोलना है, या रिटेल बैंक खोलना है, या फिर एक पेमेंट बैंक। अगर एक पेमेंट बैंक का भी सोचा आपने तो उसके लिए भी आप इतना मान के चलो 500 करोड़ तक की अमाउंट रुपए में चाहिए होगी आपको। 500 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं तो आप खोल सकते हैं। मतलब ये जो रुपए हैं ये किसी, जैसे भारत देश में आरबीआई ने बोला है कि 500 करोड़ या 300 करोड़ रुपए अगर आपके पास कम से कम है तो आप बैंक खोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई आपसे 300 करोड़ रुपए लेगी। आरबीआई उसमें से 300 करोड़ में से कुछ भी नहीं लेगी, बस एक अप्लाई करने का जो लाइसेंस का प्रोसेस होगा उसकी फीस लेगी। लेकिन ये जो 300 करोड़ है ये आपके पास होना चाहिए, जिससे कि ये समझ आए कि भाई एक बैंक चलाने के लिए, बैंक चलाने जा रहा है व्यक्ति और उसके पास 300 करोड़ तक की कैपिटल नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आरबीआई ने भारत में रखा हुआ है। मतलब अगर आप भारत में कोई बैंक खोलोगे तो 300 करोड़ रुपए आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप कोई बैंक खोल सकते हैं। ये अमाउंट आपसे बैंक ले नहीं रहा है, आरबीआई ले नहीं रहा है, उसकी एक कंडीशन है कि आप तभी खोल सकते हो। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। पूरा बैंकिंग सेक्टर समझा दिया गया है, इधर डिटेल्ड में सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। अगर आप कभी बैंकिंग सेक्टर को शुरू कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी नहीं है। पूरे देश भर में और दूसरे देशों में जगह जगह अपनी ब्रांचेस को खोलना है। ठीक है जी। और नए नए सर्विस, नए नए लोन, नई नई स्कीमें लोगों को बतानी है और उसके फ़ायदे लोगों को देते रहने हैं। लेकिन याद रखिए, कभी भी बैंकिंग सेक्टर में बैंक शुरू करोगे तो बैंक शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, कभी भी लोन जैसी स्कीमें या लोन जैसे सर्विस या बाकी जो आप सर्विस ऐसे दे रहे हो अपने द्वारा, बैंकिंग द्वारा, जिसमें आपको अमाउंट देना पड़ रहा है, तो वो तब तक शुरू मत करना। और वैसे भी कोई करेगा भी नहीं जब तक उसके पास खुद के, जब तक उसके पास खुद के पास इतना अमाउंट हो ना जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, लोगों के अकाउंट क्रिएट करवा के पहले खुद लोग अपने अपने बैंकों के अंदर अमाउंटों को जमा करना पड़ेगा, लोगों के अकाउंट खुलवा के, जैसे सेविंग अकाउंट या दूसरे अकाउंट। समझ रहे हो? तो बैंक खोलने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, पहले लोगों के अकाउंट बनवाओ तरह तरह के, अपने पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा करने के लिए। और उसके बाद वो जब अमाउंट आ जाए फिर लोन या दुनिया भर की स्कीमें चलाओ जगह जगह एरियाओं में, और उस स्कीम को लोग लेंगे तो उस पर आप इंटरेस्ट लोगे, उससे आपका फ़ायदा होगा और इस तरीके से आपका ये बैंकिंग इंडस्ट्री वर्क करेगा। ठीक है जी। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर आप भारत में शुरू करोगे 300 से 500 करोड़ रुपए तक आपके पास होने चाहिए शुरू करने के लिए। ठीक है? क्योंकि आप पूछोगे कि आरबीआई ने इस अमाउंट को इतना क्यों रखा है। सिंपल सी बात है, आप बैंक शुरू करने जा रहे हो, वो बैंक आरबीआई आपसे पूछेगा, आपको बैंक तो शुरू करना है। अगर आपके पास इतना अमाउंट है नहीं तो आप कैसे अपने जगह जगह आपने कहाँ ऑफिस खोलोगे, एम्प्लॉयज़ को रखोगे काम करने के लिए, जिससे कि वो लोग काम करेंगे आपकी ब्रांच में अलग अलग सर्विस के लिए। तो वो अमाउंट कहाँ से दोगे जब आपके पास 500 करोड़ रुपए तक नहीं है। समझ रहे हो? इतने रुपए तो आराम से लग ही जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये अमाउंट रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको बैंकिंग सेक्टर समझ आया और आपको शुरू भी करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल्ड में है ही नहीं। किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो जो इस बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और समझ नहीं आया है उसको, तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नए टॉपिक भी बताएं। मैं मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।